Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. ये आज की पहली न्यूज रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक मेजर वर्डिक्ट से। इस वर्डिक्ट के कॉन्टेक्स्ट के बारे में हमने अपने कल के एडिशन में बात की गई थी। इसका कॉन्टेक्स्ट है बिल्किस बानो केस। 2002 में कुछ व्यक्तियों के द्वारा बिल्किस बानो का किया गया गैंग रेप और उनके फैमिली का मर्डर, और फिर इन व्यक्तियों का अर्ली रिलीज, मतलब इनकी अपनी सजा पूरी करने से पहले की गई रिहाई। तो ये 11 व्यक्ति जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई थी 2002 में अपने क्राइम्स की वजह से, उनको समय से पहले रिलीज कर दिया गया था एज वी हैव सेड। उनके इस अर्ली रिलीज को सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल इन अ मेजर जजमेंट गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा इनके किए गए अर्ली रिलीज के डिसीजन को कैंसिल कर दिया है, ओवरटर्न कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कल ये ऑब्जर्व किया जाता है कि इन व्यक्तियों के एक्शन, इनके क्राइम्स ग्रोटेस्क और डायबॉलिकल थे। उनके ये एक्शंस ड्रिवन थे कम्युनल हेट्रेड से, मतलब धर्म को लेकर दुश्मनी से। सुप्रीम कोर्ट में कल गुजरात गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया जाता है ये बोलकर कि गुजरात गवर्नमेंट ने भी अपने एक्शंस को ढंग से नहीं पूरा किया है और इन लोगों को जल्दी रिहाई मिले उसमें एक पार्ट को प्ले किया है। सुप्रीम कोर्ट में जब कल इन लोगों की अर्ली रिलीज को कैंसिल किया जाता है तब इन लोगों को ऑर्डर दिए जाते हैं कि ये अगले 2 हफ्ते के अंदर जेल में रिपोर्ट करें। अब ये नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल भी रिलेटेड है इसी वर्डिक्ट से। सुप्रीम कोर्ट में कल ऑब्जर्व किया जाता है कि इन 11 व्यक्तियों को दी गई अर्ली रिलीज एक क्लासिक केस है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रूल के वायलेशन के लिए यूज करने का। सुप्रीम कोर्ट में कल बोला जाता है कि जब मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के फेवर में जजमेंट दी थी, तब उस सुनवाई के समय पर सुप्रीम कोर्ट को सभी फैक्ट्स डिक्लेयर नहीं किए गए थे। कुछ मेजर फैक्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर सकते थे वो कोर्ट से छुपाए गए थे मई 2022 में। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले इन लोगों के अर्ली रिलीज के मुद्दे के बारे में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से उनका ओपिनियन लिया गया था और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने बोला था कि इन लोगों को जल्द रिहाई नहीं मिलनी चाहिए, दे शुड कंप्लीट देयर सेंटेंस। पर मई 2022 में जब इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की थी तो सुप्रीम कोर्ट में इन फैक्ट्स को हाइड किया गया था और सुप्रीम कोर्ट कल फिर गुजरात गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करती है ये बोलकर कि जब गुजरात गवर्नमेंट को इन लोगों के अर्ली रिलीज को चैलेंज करना चाहिए था, उसको रोकना चाहिए था, तब गुजरात ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया और कुछ एक्शन ना लेकर इम्प्लिसिटली गुजरात गवर्नमेंट ने इन लोगों के अर्ली रिलीज में मदद की है। अब ये नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल भी इसी इवेंट से रिलेटेड है। इसका कॉन्टेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो कल इस केस को सुनते हुए जस्टिस नागरत्ना बोलती हैं कि पर्सनल लिबर्टी जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी प्रोटेक्शन देता है, पर अगर ये पर्सनल लिबर्टी ली जा रही है लॉ को ब्रीच करके, लॉ को तोड़कर, तो इस पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब इंडियन सिटीजन की लिबर्टी प्रोटेक्टेड है बट इट शुड बी अंडर द लॉ। जस्टिस नागरत्ना बोलती हैं कि रूल ऑफ लॉ जरूरी है, एसेंशियल है पर्सनल लिबर्टी के लिए या और किसी भी फंडामेंटल राइट को एग्जिस्ट और फ्लरिश करने के लिए। और जस्टिस नागरत्ना बोलते हैं कि रूल ऑफ लॉ इंडिया में प्रोटेक्टेड है और वो सभी के लिए इक्वली अवेलेबल है, चाहे वो व्यक्ति स्ट्रांग हो या वीक हो। द रूल ऑफ लॉ डज नॉट मीन प्रोटेक्शन टू अ फॉर्चुनेट फ्यू। फिर वो इन पेटिशनर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 यूज किए जाने को भी एड्रेस करते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है। वो सुप्रीम कोर्ट को वो सब पावर देता है जो कहीं पर मेंशन नहीं है, बट अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि उनका कोई एक्शन लेना जरूरी है जस्टिस को पूरे तरीके से डिस्पेंस करने के लिए। फ्रेंड्स, आर्टिकल 142 के डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट हैं, आप नोट से आर्टिकल 142 के बारे में पढ़ लें। इस टॉपिक पर प्रिलिमिनरी 2019 में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल भी कल के वर्डिक्ट से ही रिलेटेड है। तो कल सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स के एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर को एड्रेस किया जाता है ये बोलकर कि गवर्नमेंट्स के द्वारा ऐसे कई सारे व्यक्तियों को एक बैच में कलेक्टिव रिमिशन दे देना स्पेशल ओकेजन्स जैसे कि फेस्टिवल्स पर बिना कुछ खास लॉ के पर्सपेक्टिव से सोचे समझे, लॉ के पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है, इट इज बैड इन लॉ। सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है कि अगर किसी को रिमिशन दिया जाता है इट शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, रीजनेबल एंड फेयर टू ऑल द कंसर्न्ड पार्टीज। सुप्रीम कोर्ट में यह भी बोला जाता है अगर किसी व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है
तो उस केस में वो रेमिशन सिर्फ 14 साल अपनी सजा काटने के बाद ही सीख कर सकता है। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया और मालदीव्स। इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी हमने अपने कल के एडिशन में बात की थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप आइलैंड पे गए थे। वहां पर वो लोगों के मिलने के साथ साथ लक्षद्वीप के बीचेस को भी विजिट करते हैं। उन फोटोग्राफ्स को अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं इस कोशिश के साथ कि लक्षद्वीप के टूरिज्म प्रमोट हो। प्राइम मिनिस्टर की इन फोटोज पर मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स करते हैं, जो कि हाईली अनडिप्लोमैटिक है और बैड इन नेचर भी है। अब मालदीव्स ने कल ही अपने इन 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया था, बट उनके इन कमेंट से एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पे काफी सारे इंडियंस मालदीव्स को बॉयकॉट कर रहे हैं और मालदीव्स की अपनी बुक्ड फ्लाइट्स और बुकिंग्स भी कैंसिल कर रहे हैं। अब डिप्लोमैटिक लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कल इंडिया में प्रेजेंट मालदीव्स के एनवॉय को अपने पास बुलाया एक मीटिंग के लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मालदीव्स के एनवॉय के बीच मीटिंग में क्या बातें हुई, इस पर मिनिस्ट्री ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, पर यह कॉन्फिडेंटली एज्यूम किया जा सकता है कि ये मीटिंग रिलेटेड है करंटली चल रही कंट्रोवर्सी से। अब इस कंट्रोवर्सी के बीच इंटरेस्टिंगली कल इजराइल की एम्बेसी भी अपने ट्विटर पेज पे लक्षद्वीप की कुछ फोटोज को पोस्ट करती है। ये वो उनका पोस्ट है। अब इजराइल ने ऐसा क्यों किया? इंडिया के साथ अपनी सॉलिडेरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने खुद के कुछ पर्सनल डिप्लोमैटिक गेन्स के लिए, या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था? इसके बारे में कॉन्फिडेंटली नहीं कहा जा सकता। अब दोनों साइड्स अपने बायलैटरल रिलेशनशिप्स में आए इस गिराव को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड व्हाटएवर हैपेंस दिस रिमेन्स टू बी सीन। और कुछ होता है तो वील फॉलो इट अप। इस इवेंट में कुछ ऐसा फैक्टफुल नहीं है, पर ये इवेंट एक सीरीज ऑफ इवेंट का पार्ट है इंडिया और मालदीव्स के बायलैटरल रिलेशनशिप को लेकर। क्योंकि मालदीव्स इतना न्यूज में रहता है, इस वजह से आपको मालदीव्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, उस रीजन की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या वहां पर कोई खास जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं। इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो कौन से डिग्री चैनल से रिलेटेड है, क्या वो कोई कोरल आइलैंड है या किसी और तरीके का आइलैंड है, क्या उससे कोई हिस्टोरिकल फैक्ट भी रिलेटेड है। इन सभी डिटेल्स को जल्द ही नोट्स में भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से। इसका कॉन्टेक्स्ट है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लिए गए कुछ स्टेप्स। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो एक बॉडी है जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं और आज एक बार फिर से करेंगे, इस बॉडी ने इंडिया में ऑपरेट कर रहे पायलट के वर्किंग आवर से रिलेटेड रूल्स में चेंज किए हैं। ये इंश्योर करने के लिए कि पायलट्स के द्वारा फ्रीक्वेंटली की जा रही शिकायत कि उनसे थोड़ा ज्यादा काम कराया जाता है, गलत समय में काम कराया जाता है और उनको रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता, जिस वजह से उनको फटीग हो जाता है। पायलट्स की इन शिकायत को एड्रेस करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने रूल्स में चेंज किए हैं। ये रूल्स जिनका नाम है सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स CAR। तो CAR के नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, इन नए रूल्स के साथ एयरलाइंस को 1 जून तक कंप्लाई करने का समय दिया गया है। इन चेंज्ड रूल्स में पायलट के रात के समय में एयरप्लेन उड़ाने के समय को कम कर दिया गया है और उनको 1 हफ्ते में मिलने वाले रेस्ट को भी बढ़ा दिया गया है। ये पायलट्स जो रात के 12 बजे से 6 बजे तक ऑपरेट करते हैं, जिसको नाइट ड्यूटी बोला जाता है, उन पर अब ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि वो 1 हफ्ते में केवल सिर्फ 2 लैंडिंग कर सकेंगे। पहले ये लिमिट 6 लैंडिंग्स थी और किसी भी पायलट को अब 2 रातों से ज्यादा के लिए ड्यूटी के लिए बुलाया नहीं जा सकता। नाइट ड्यूटी की डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया गया है। रूल्स के अकॉर्डिंग नाइट ड्यूटी की डेफिनेशन जब पहले रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक थी, उस डेफिनेशन को भी अब चेंज कर दिया गया है। ये नाइट ड्यूटी की डेफिनेशन में चेंज इसलिए किया गया है ताकि इस टाइम को एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट विंडो ऑफ सर्कैडियन लो इसके साथ सिंक्रोनाइज किया जा सके। फ्रेंड्स, रात के 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक ह्यूमन बॉडी की अलर्टनेस सबसे कम होती है और फ्लाइट रूल्स में किए गए चेंजेस इस बायोलॉजिकल कंसेप्ट से इन्फॉर्म्ड हैं। अब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बॉडी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की। फ्रेंड्स, इस बॉडी को 1978 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये एक लेजिस्लेशन बेस्ड बॉडी है। इसका लेजिस्लेशन है एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020।
इस बॉडी का मैंडेट है इंडिया में होने वाले एयरक्राफ्ट रिलेटेड एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना और एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड रेगुलेशंस को मेंटेन करना और एविएशन इंडस्ट्री से ही रिलेटेड लाइसेंसेस को इशू करना। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया के नेबरिंग स्टेट बांग्लादेश में हुए इलेक्शन और वहां पर इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की एक बार फिर से विक्ट्री। तो कल के एडिशन में हमने इस विक्ट्री के बारे में बात की थी और बोला था कि हाई चांसेस हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस विक्ट्री पर अपनी विशेष को एक्सटेंड करेंगे। तो ऐसा ही हुआ है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के साथ एक ऑडियो कॉल की है और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पे भी इसको पोस्ट किया है और इंडिया और बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशनशिप को और बेहतर करने के बारे में बात की है। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इजराइल और लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह ग्रुप के बीच हो रहा कॉन्फ्लिक्ट। तो लास्ट एडिशन में हमने बात की थी कि लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह ग्रुप ने इजराइल पर अटैक्स किए हैं एंड आई होप आपको यह पता है कि इजराइल ऑलरेडी हमास के साथ एक वॉर में एंगेज्ड है। तो हिजबुल्लाह ग्रुप के साथ ये वॉर उनके एक सेकेंड फ्रंट पे हो रही है, नॉर्दर्न एरिया में हो रही है। हालांकि ये वॉर इतनी एस्केलेटेड नहीं है जितनी इजराइल की वॉर हमास के साथ है। तो जब अब रिसेंटली हिजबुल्लाह ग्रुप ने इजराइल पर अटैक्स किए थे, उसके बाद अब ये अपडेट है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह ग्रुप के एक टॉप कमांडर को जान से मार दिया है। इजराइल का ये अटैक लेबनान में हुआ है जब ये कमांडर लेबनान में अपनी कार में ट्रैवल कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि इजराइल के इन एक्शन से इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेंगी और फ्रेंड्स, ये कॉन्फ्लिक्ट और ना बढ़े, ग्लोबल ऑर्डर मेंटेन रहे और इससे ज्यादा वर्स ना हो, इसके बारे में काफी सारे लोगों को चिंता है क्योंकि इन वॉर्स का इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर होता है। और इसी कोशिश में कि ये वॉर और स्पिल ओवर ना हो और अपने बॉर्डरिंग रीजन में, नेबरिंग रीजन में ना बढ़े, इसी कोशिश में यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन भी इस रीजन की एक ट्रिप पर है। ही इज ऑन अ रीजनल ट्रिप सीकिंग टू प्रिवेंट फर्दर एस्केलेशन ऑफ द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। अपने इस कोशिश के लिए उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी विजिट किया है, इस कोशिश में कि सऊदी अरेबिया इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने में कुछ मदद कर सके। अब इस इवेंट में भी जो अपडेट्स होते हैं हम उनको फॉलो करते रहेंगे। अब इस न्यूज से रिलेटेड हम हिजबुल्लाह ग्रुप पर ब्रीफ में बात करते हैं। तो ये लेबनान में बेस्ड एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको 1985 में लेबनान वॉर के बाद बनाया गया था। इस ग्रुप को लेबनान में स्टेट विद इन अ स्टेट बोलकर डिस्क्राइब किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लेबनान की गवर्नमेंट है, लेबनान को गवर्न करते हैं, ऐसा नहीं है। ये हिजबुल्लाह ग्रुप लेबनान में बेस्ड एक मिलिट्री या आर्मी ग्रुप है जिसके कुछ स्पेसिफिक एम्स हैं। इस ग्रुप की कुछ ओपोनेंट कंट्रीज हैं। वो कंट्रीज हैं इजराइल, जिस पर इनके फिलहाल अटैक्स जारी हैं, और टर्की। और ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जो इस हिजबुल्लाह ग्रुप को सपोर्ट करती हैं अपने एम्स को अचीव करने के लिए। वो कंट्रीज हैं ईरान, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, इराक, लेबनान और रशिया। इस हिजबुल्लाह ग्रुप की भी डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है। यहां पर हमने इस पर ब्रीफ में बात की है, बट नोट्स में ये इंफॉर्मेशन डिटेल में प्रेजेंट है। वहां से आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आज का एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है कल सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो को लेकर दी गई जजमेंट। इस जजमेंट पर हम पहले बात कर चुके हैं। अब इस इवेंट पर इस एडिटोरियल को भी कवर करते हैं। तो इस एडिटोरियल में बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में कल इन 11 व्यक्तियों के रिलीज ऑर्डर को क्वॉश कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। इन व्यक्तियों को ये लाइफ सेंटेंस मुंबई के एक सेशन कोर्ट के द्वारा दी गई थी और क्योंकि इनके केस पर हेयरिंग इम्पार्शियल रहे, अनइन्फ्लुएंस्ड रहे, इनकी हेयरिंग को भी गुजरात से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। इसलिए इनकी लाइफ सेंटेंस भी मुंबई के सेशन कोर्ट ने दी थी। फिर इस पीस में बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक कल दिया गया वर्डिक्ट गुजरात गवर्नमेंट के एक्शंस को भी क्रिटिसाइज करता है कि कैसे गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने इन लोगों को जल्द रिहाई मिले, इसमें एक रोल को निभाया है। उनके अर्ली रिलीज में गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है और वो रोल गलत है। उनका ये रोल जस्टिफाइड नहीं है और उनके इस गलत रोल को ही कल के जजमेंट में भी क्रिटिसाइज किया गया है। द गुजरात गवर्नमेंट
acted in tandem and was complicit in one of the convicts' petition for remission. कल के जजमेंट में रेमिशन दिए जाते समय कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किए जाने की भी बात की जाती है। वो प्रिंसिपल्स हैं फेयरनेस, रीजनेबलनेस, और अगर जल्द रिहाई दी जाती है, अगर रेमिशन दी जाती है, तो उसका विक्टिम्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, सर्वाइवर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा और सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होगा। कोर्ट में बोला जाता है कि इन सभी प्रिंसिपल्स को रेमिशन दिए जाते समय कंसीडर करना जरूरी है। कोर्ट में बोला जाता है कि एक साथ एक बैच में कई सारे लोगों को रेमिशन दे देना भी गलत है। हर एक व्यक्ति के केस को इंडिविजुअली कंसीडर किया जाना चाहिए। इस पीस के ऑथर कल के वर्डिक्ट की तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं और बोलते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ का एक रीआइटरेशन है कि इस जजमेंट से देश में रूल ऑफ लॉ प्रेजेंट है, ये स्थापित हुआ है। इंडियन जुडिशरी की एबिलिटी में लोगों का फेथ बढ़ा है और ये फेथ भी बढ़ा है कि इंडियन जुडिशरी पावर को अकाउंटेबल कर सकती है। मतलब जो भी एस्टैब्लिशमेंट पावर में है उससे अकाउंटेबिलिटी सीख कर सकती है। फ्रेंड्स, ये आज का एक और एडिटोरियल है। इसका कॉन्टेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM। तो इस पीस के ऑथर इस एडिटोरियल में यूरोपियन यूनियन के इस CBAM के बारे में बात करते हैं। तो वो इस CBAM के बारे में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं और बोलते हैं कि यूरोपियन यूनियन का ये टैक्सेशन मैकेनिज्म जो क्लाइमेट से रिलेटेड है वो इंडिया के लिए एक कंसर्निंग डेवलपमेंट है। मतलब यूरोपियन यूनियन का ये टैक्सेशन इंडिया के लिए एक चिंता की बात है। अब चिंता की बात क्यों है, इसकी बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन की इस टैक्सेशन पॉलिसी में यूरोपियन यूनियन का प्लान है कि साल 2026 से यूरोपियन यूनियन में जो भी गुड्स इंपोर्ट किए जाएंगे उन प्रोडक्ट्स पर कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को लेकर टैक्स किया जाएगा। अब इंडिया के लिए ये काफी चिंता की बात है क्योंकि इंडिया के इंपोर्ट्स इस टैक्सेशन से सीवियरली इंपैक्ट हो सकते हैं। इस कंप्लायंस बर्डन से काफी इंडस्ट्रीज अनकम्पिटिटिव हो सकती हैं और दूसरे नेशन को जो इंडिया के कंपटीटर हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, जैसे कि चाइना या बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, उनको एडवांटेज हो सकता है। तो यूरोपियन यूनियन के इस टैक्सेशन में इंडिया को एक छूट मिल जाए, इसको लेकर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच एक डायलॉग मैकेनिज्म इन प्लेस है, बातें चल रही हैं। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल भी यूरोपियन यूनियन के इस टैक्स पर अपनी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, इस टैक्सेशन को क्रिटिसाइज कर चुके हैं। उन्होंने इस टैक्स को इल कंसीव्ड बोला है, मतलब अच्छे तरीके से ना सोचा समझा गया बोला है। और इन एडिशंस में भी पीयूष गोयल, इंडिया के यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर, जब भी इस टैक्सेशन पर कोई स्टेटमेंट देते हैं हम उसको जरूर कवर करते हैं। अब बात करते हैं कि ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है। तो ये CBAM यूरोपियन यूनियन के यूरोपियन ग्रीन डील का पार्ट है, जिस ग्रीन डील की कोशिश है यूरोपियन यूनियन में साल 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में 55% एमिशन के रिडक्शन को अचीव करना। और यूरोपियन ग्रीन डील का ये पार्ट CBAM, इसकी कोशिश है कार्बन लीकेज को प्रिवेंट करना और इस थ्रेट को एड्रेस करना कि ऐसा ना हो कि यूरोपियन यूनियन में टैक्सेशन से बचने के लिए यूरोपियन यूनियन की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल ही कम हो जाए और यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बाकी और कंट्रीज जैसे इंडिया और चाइना से इंपोर्ट होने लगे। मतलब यूरोपियन यूनियन के प्लान्स हैं कि वो डोमेस्टिकली तो अपनी यूनियन कंट्रीज में कार्बन एमिशन से रिलेटेड टैक्सेस को अप्लाई करेंगे। अब अगर टैक्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी, ये जायज सी बात है। पर इस टैक्सेशन से वहां की इंडस्ट्रीज को नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने इस CBAM को बनाया है कि जितना टैक्स वहां के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स पर लग रहा है उसी तरीके का, उतनी ही वैल्यू का टैक्स बाहर से आने वाले इंपोर्ट्स पर भी लगे ताकि यूरोपियन यूनियन की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान ना हो। अब इस CBAM में कुछ ट्रांजिशनल फेजेस है, मतलब ये एक बार में अप्लाई नहीं होगा। दिसंबर 2025 तक यूरोपियन यूनियन में किए जाने वाले एक्सपोर्टर्स को समय दिया जाएगा कि वो केवल अपने एमिशंस को रिपोर्ट करें बिना किसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के। और फिर 1 जनवरी 2026 से इन एक्सपोर्टर्स पर हार्ड ऑब्लिगेशन लगनी शुरू हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, इस पीस में बात की गई है इंडिया के खुद के कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में, CCTS के बारे में, जिसका खुद का ये गोल है
कि इंडिया में होने वाला प्रोडक्शन क्लाइमेट फ्रेंडली हो। अब अगर ये सिस्टम एप्लीकेबल हो जाता है तो इससे कुछ बेनिफिट तो होगा कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूरोपियन यूनियन के सीबीएएम में कुछ बेनिफिट मिले। अब ये इंडिया का सीसीटीएस कहाँ तक इफेक्टिव होता है, दिस रिमेन्स टू बी सीन। अब बात करते हैं कि इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन के इस क्लाइमेट टैक्स से डील करने के लिए। इस पीस में बोला जाता है कि इंडिया ऐसे उन टॉप 8 कंट्रीज में से है जिन पर यूरोपियन यूनियन के इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। एक प्राइवेट रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग इंडिया के आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का 27% 2022 में यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट किया गया था। मतलब इंडिया के रफली 1/3 ऑफ आयरन, स्टील एंड एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन में होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हाईली कार्बन इंटेंसिव होती हैं और इन पर कार्बन टैक्स लगा देने से इनकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी और हाई चांसेस हैं इंडिया के बाकी और कंपटीटर्स जैसे कि चाइना, जिनके प्रोडक्शन मेथड, जिनके इन आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन मेथड इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कार्बन इफेक्टिव हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाए। अब इसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि इंडिया अपने इन प्रोडक्शन मेथड को कार्बन फ्रेंडली कर ले, बट फ्रेंड दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वो रातों रात नहीं हो सकता। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इंडिया के पास क्या ऑप्शन है। तो इंडिया इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को चैलेंज कर सकता है इस बेसिस पर कि ये टैक्स ग्लोबल एमिशंस के लिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रिंसिपल को वायलेट करता है। इस प्रिंसिपल की बात की गई थी पेरिस एग्रीमेंट में। इंडिया के पास जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि वो अपने टैक्स को जो उन्होंने कलेक्ट किया है उसको एक फंड में डाल दे और उस फंड को डेवलपिंग कंट्रीज को दे दे, ताकि ये डेवलपिंग कंट्रीज उस फंड की मदद से अपनी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड कर सकें। फ्रेंड्स, इंडिया इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को ऑलरेडी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज कर चुका है। अब उस चैलेंज में जो भी होता है दिस रिमेन्स टू बी सीन। यूनाइटेड किंगडम भी, जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, उसने भी अपने खुद के एक डोमेस्टिक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को एनफोर्स करने के प्लान को डिक्लेयर किया हुआ है और ये टैक्स एप्लीकेबल होगा 2027 से। इससे भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट होंगे। फ्रेंड्स, इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इंडिया भी अपने कार्बन टैक्सेशन मैकेनिज्म को डेवलप करे, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करे। और क्योंकि इंडिया के पास कम समय है, इंडिया को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना जरूरी है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट एडिशन। गुड बाय।